हेलो गर्ल्स एंड बॉयज़, आज की इस वीडियो में हम सत्र कार्य निर्माण करेंगे और आज का जो अपना प्रकरण है, जो पेपर है वो है लर्निंग एंड टीचिंग वाले पेपर के ऊपर सत्र कार्य निर्माण करेंगे फ्रेंड। जैसा कि आपको पेपर का पता ही है, लर्निंग एंड टीचिंग या शिक्षण या अधिगम जो वाला पेपर है उसके ऊपर सत्र कार्य निर्माण करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अब तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी वाला आइकन है उसको ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सके। फ्रेंड देखिए, अगर आपको किसी भी विषय की पाठ्य योजना की आवश्यकता है तो प्लीज़ हमारे चैनल के पेज पे जाएं, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आपको लगभग सभी विषय की पाठ्य योजनाएं वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी फ्रेंड। तो प्लीज़ चैनल को जरूर विजिट करें और आपकी जो भी पाठ्य योजना की आवश्यकता हो वो जरूर पूरी करें। अगर आपको कोई पाठ्य योजना वहाँ पर नहीं मिलती है तो फ्रेंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हम आपके लिए वो पाठ्य योजना उपलब्ध करवा सकें। फ्रेंड देखिए, मैंने सबसे पहले आते हैं आपकी वीडियो के ऊपर, जो आपकी जो वीडियो है या जो आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर देखिए मैंने सबसे पहले प्रस्तावना लिखा है। जो ध्यानपूर्वक आप प्रस्तावना लिख लीजिए। उसके पश्चात देखिए बूनर ने परिभाषा दी है शिक्षण की, शिक्षण के सिद्धांत क्या है, उस सारी चीज़ें मैंने बूनर के अनुसार लिखा है। तो आप इन सारी चीज़ों को जो मैंने लिखा है उन बूनर के अनुसार इन सारी चीज़ें इस प्रकार की है, तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। ये लिखने के पश्चात में फ्रेंड जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी शिक्षण के सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के अंदर आप लिखेंगे पहला शिक्षण का सिद्धांत है वो है जीवन से संबद्धता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ द रिलेटेड यूनिट विथ लाइफ। जीवन से संबद्धता का सिद्धांत है, इसके अंतर्गत आप लिख लिए। इस सिद्धांत के अंतर्गत पाठ्य विषयों को बालक के वास्तविक जीवन से सहसंबंध होता है। वही सिद्धांत के अनुसार शिक्षण व अपने जीवन का संबंध जोड़ता है। बालक द्वारा शिक्षण के माध्यमों से वास्तविक जीवन से संबंध स्थापित हो जाने पर बालक विभिन्न विषयों का ज्ञान अधिक सुगमता व शीघ्रता से अधिगमित या अधिगम करता है। बालक सभी विषयों में सरलता से सीखे जाते हैं, वो उससे जीवन को सम्मिलित होते हैं। दूसरा आता है उद्देश्य पूर्णता का सिद्धांत। उद्देश्य पूर्णता के सिद्धांत में आप लिखेंगे फ्रेंड शिक्षण के स्वउद्देश्य प्रक्रिया होती है। शिक्षण की सफलता हेतु शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में उद्देश्यों की प्रमुखता से लिया जाता है। शिक्षण का उद्देश्य किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति होता है। लक्ष्य की जानकारी के बिना समस्त शिक्षण क्रियाएं निरर्थक हो जाती है। नेक्स्ट है इसके अंदर शिक्षण प्रक्रिया के सफल और उपयोगी बनाने के लिए आवश्यक है शिक्षण विद्यार्थियों को दोनों के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग जाएगी आपकी पुनर्बलन का सिद्धांत। जो पुनर्बलन का सिद्धांत है इसके अंदर आप लिखेंगे नवीन अनुभवों का पुराने अनुभवों से संबंध स्थापित हो जाने पर नवीन विषय का समझना सुगम हो जाता है और उसका ज्ञान स्थायी हो जाता है। शिक्षक नवीन अनुभवों को स्थायी बनाने के लिए पुनर्बलन का सहारा लेता है। नेक्स्ट है पुनर्बलन का तात्पर्य नवीन अनुभवों को दृढ़ बनाने और जिससे कि मस्तिष्क का अंग बन सके। नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रियाओं के दौरान शिक्षक छात्रों में दृढ़ अनुभवों की स्थापना हेतु पुनर्बलन का सहारा लेता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर पुनर्बलन के द्वारा ही छात्रों में नवीन अनुभव को सुदृढ़ हो जाते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे आप इसके अंदर शिक्षा के दौरान या शिक्षण के दौरान शिक्षक से अधिक छात्र छात्राओं को पुनर्बलन प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार से हो जाएगा आपका पुनर्बलन का सिद्धांत। नेक्स्ट सिद्धांत आता है आपका चौथे नंबर का, हुआ प्रेरणा का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इसमें लिखेंगे बालकों को पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। प्रेरणा का संचार होने पर बालक शीघ्र और बहुत जल्द, कहने का मतलब बालक शीघ्र तरीके से सीखता है। बालकों को आसपास के वातावरण के बारे में जानकारी देनी चाहिए। आसपास पारिस्थितिक, औद्योगिक, कारखाने, संग्रह, बाग बगीचा, विद्युत, म्यूजियम बारे में सामान्य जानकारी उन्हें होनी चाहिए। इससे उनके अध्ययन के प्रति प्रेरणा उत्पन्न या रुचि उत्पन्न हो जाएगी उनकी। नेक्स्ट है रुचि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। शिक्षण के स्पष्ट और सुपाच्य पठन व रुचिपूर्ण बनाने के लिए पाठ के एक आदर्श लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए। निर्धारित लक्ष्य के द्वारा ही आगे बढ़कर पाठ में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। छठवें नंबर का निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन एम्स। कक्षा शिक्षण द्वारा एक प्रमुख सिद्धांत निश्चित यह है कि उद्देश्यों का सिद्धांत, जिसका तात्पर्य है कि प्रत्येक पाठ में कोई ना कोई उद्देश्य आवश्यक निश्चित होता है। उद्देश्यों के अभाव में शिक्षक उचित निरीक्षण नहीं कर सकता। यदि पाठ में उद्देश्यों का निर्धारण पूर्व से होकर किया जाता है तो शिक्षण वस्तु की स्पष्ट, व्यवहारिक व सुगम व रुचिकर हो जाता है। साथ ही साथ शिक्षक शिक्षार्थी की क्रियाओं, विषय, वस्तु, विधि, प्रविधि, सहायक सामग्री, मूल्य, प्रविधि आदि का निर्धारण किया जा सकता है। फ्रेंड इसके पश्चात में नेक्स्ट लिखेंगे आप नियोजन का सिद्धांत। सातवें नंबर का है आपका सिद्धांत थ्योरी ऑफ प्लानिंग। पाठ्य सामग्री चुनने के पश्चात शिक्षक को क्रमबद्ध तरीके से अन्य तत्वों का निर्माण करना चाहिए।
एग्जाम्पल जैसे पाठ्य योजना का निर्माण, सहायक सामग्री का प्रयोग, गृह कार्य, पुनरावृत्ति प्रश्न वगैरह आदि चीजें। नेक्स्ट आता है सिद्धांत, वो है चयन का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। ज्ञान विस्तृत होता है, उस ज्ञान को बालक की क्षमता या योग्यता के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों का चयन करके प्रदान करना चाहिए। शिक्षक संपूर्ण इकाई अथवा पाठ को एक ही 40-45 मिनट के कालांश में प्रदान नहीं कर सकता। वह उपयुक्त व महत्वपूर्ण बातों का चयन बताता है। इसे तो उसे क्या, कब, कितना व कैसे पढ़ाना है वह चयन करना आवश्यक हो जाता है। अतः शिक्षक को उपयोगी व आवश्यक तथ्यों का चयन कर अनुपयोगी व अनावश्यक विषय वस्तु को त्याग देना चाहिए और अपने शिक्षण को सफल बनाने चाहिए। इससे के चयन से शिक्षक की अपनी योग्यता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट सिद्धांत आता है आपका आवर्ती का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ रिवीजन। थ्योरी ऑफ रिवीजन में आप लिखेंगे, पाठ्य सामग्री के प्रति छात्रों के मस्तिष्क में स्थायी विचार बनाने के लिए शिक्षक को पाठ पढ़ाने के पश्चात छात्रों में आवर्ती का अवसर देना चाहिए। स्थायी विचार ज्ञान प्राप्ति का स्रोत होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सिद्धांत, वो है क्रियाशीलता का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ एक्टिविटी। बालक स्वभाव क्रियाशील होता है, वे प्रतिशिक न किसी प्रकार की क्रिया करते रहते हैं। वे क्रिया द्वारा अधिक सुगमता द्वारा शीघ्रता से सीखते हैं। क्रिया द्वारा सीखने के सिद्धांत को केंद्र मानकर किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया गया था। सीखने के लिए शरीर तथा मस्तिष्क दोनों ही क्रियाशील होनी चाहिए। कक्षा में शिक्षण के प्रत्येक पाठ में क्रियाशीलता का होना अति आवश्यक है। क्रियाशीलता के बिना शिक्षा के या सीखने के कार्य में कठिनाई होती है। शिक्षण के दौरान छात्र तथा शिक्षक दोनों में सक्रिय होना आवश्यक है। निष्क्रियता शिक्षण में बाधा होती है। नेक्स्ट सिद्धांत आता है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डेफिनेशन। दो बालक एक जैसे नहीं होते, उनमें भिन्न प्रकार की विभिन्नताएं होती है। उनमें न केवल शक्ल सूरत से भिन्नता होती है, वरन उनकी रुचि, स्वभाव, रुझान, बुद्धि आदि में भिन्नता होती है। कोई बालक तीव्र गति से सीखता है तो कोई मंद गति से सीखता है। इस प्रकार प्रत्येक बालक एक दूसरे से अलग होता है। कहने का मतलब उनके अलग अलग चीजें हो जाती है, व्यक्तिगत उनमें व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। सभी को समान समझना तथा सभी के लिए एक ही शिक्षण विधि अपनाना ये एक भूल होती है। बाल केंद्रित शिक्षण के दौरान बालकों की रुचियों अभिवृत्तियों के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान प्राप्त कर शिक्षक को करवाना चाहिए। नेक्स्ट सिद्धांत आता है लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ डेमोक्रेटिक डिलायंसिंग। शिक्षक को चाहिए कि कक्षा में स्वतंत्रता का वातावरण उत्पन्न करे, अर्थात प्रत्येक बालक को कक्षा के अंतर्गत ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपनी शंका का समाधान कर सके। पाठ का विकास करने में छात्रों का पर्याप्त सहयोग भी लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है 13वें नंबर का आपका विभाजन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ डिवीजन। इसमें लिखेंगे आप, प्रस्तुत पाठ में सरलता एवं सुविधा की दृष्टि से पाठों की छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त कर लेना चाहिए। कहने का मतलब उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ लेना चाहिए। अगर छोटे छोटे भागों में अगर आप तोड़ के पढ़ाया जाएगा तो बहुत अच्छी तरीके से आप उसको समझाते हैं। जैसे रायबाटा के विद्वान थे, उन्होंने एक बचा था कि एक विभाजन दूसरे विभाजन तक पहुंचा देता है, जिसके फलस्वरूप कक्षा के लिए समझना सहज बन जाता है। नेक्स्ट सिद्धांत है आपका निर्माण का सिद्धांत या मनोरंजन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ। छात्रों में रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्ति का विकास करने हेतु रचनात्मक एवं मनोरंजनात्मक क्रियाएं करनी चाहिए। खेल अथवा मनोरंजन में पाठ को स्वतः ही सीख लेंगे। नेक्स्ट है पाठ्य सामग्री के चयन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। पाठ्य सामग्री चुनते समय शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो छात्रों के स्तर के अनुकूल होना चाहिए और उससे शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। जहाँ तक संभव हो पाठ्य वस्तु में उपयोगी तत्वों को ही समावेश करना चाहिए। नेक्स्ट सिद्धांत आपका मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। शिक्षण में शिक्षक को मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि वह छात्र वांछित दिशा में अपना कार्य कर सके। प्रत्येक बालक की रुचियों और बौद्धिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम एवं पाठ्य योजना का क्रियान्वयन करना चाहिए। इस प्रकार से देखिए मैंने जो आपको प्रमुख सिद्धांत है, इस सिद्धांतों को आप ध्यानपूर्वक ले लीजिए। फ्रेंड, अगर अब तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी वाला आइकन है उसको ऑन कर लीजिए। फ्रेंड इसके पश्चात नेक्स्ट चलते हैं, आपका नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा शिक्षण के चरण या फेज ऑफ टीचिंग। जो शिक्षण के जो प्रमुख चरण है या फेज ऑफ जो टीचिंग है उसको भी जान लेते हैं। फ्रेंड, शिक्षण एक जटिल व कठिन कार्य है, जिसे हमें इस कार्य को करने के लिए व्यवस्थित योजना की आवश्यकता होती है। शिक्षण को अलग अलग चरण में करना चाहिए पड़ता है। प्रक्रिया को तैयार करने वाले विभिन्न चरणों का शिक्षण के चरण कहा जाता है। प्रत्येक चरण में शिक्षण के कुछ संचालन होते हैं जो सीखने की स्थिति बनाते हैं।
शिक्षण प्रक्रिया को 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे पहला चरण है शिक्षण के नियत चरण, या जिसको योजना चरण भी बोला जाता है। योजना चरण या शिक्षण के नियत चरण या योजना चरण में लिखेंगे आप एक प्रकार से। देखिए मैंने चार्ट बनाया है, तो चार्ट को आप ध्यानपूर्वक इस चार्ट को अपने हिसाब से बना लीजिए फ्रेंड। और जो मैंने चार्ट बनाया है वो चार्ट आपके हिसाब से जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, इस वजह से ये चार्ट मैंने ध्यानपूर्वक बनाया है। तो शिक्षण के जो प्रमुख चरण है उन चरणों को जान लेते हैं। शिक्षण के कौन कौन से चरण, जैसे चार्ट के हिसाब से देखिए शिक्षण का अंतर सक्रिय चरण, इसको क्रियान्वयन चरण भी कहा जाता है। शिक्षण के बाद सक्रिय चरण, जिसको मूल्यांकन चरण भी कहा जाता है। तो ये हो जाएंगे आपके शिक्षण के 2 चरण हो जाएंगे, शिक्षा का अंतर सक्रिय चरण और क्रियान्वयन चरण। तो पहला है जैसे पूर्व सक्रिय चरण। ये चरण पाठ की योजना से संदर्भित करता है। इस चरण में उन सभी गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो एक शिक्षक की कक्षा शिक्षण में पहले या कक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पहले होती है, उसमें समाविष्ट है। पहला है अपनाई जाने वाली रणनीतियों और कार्य प्रणाली, टीचिंग एड्स का उपयोग। नियोजन निम्नलिखित पहलुओं से संबंधित निर्णय लेने के लिए किया जाता है। एक के लिए सामग्री का चयन किया जाना चाहिए, दूसरा है सामग्री का संगठन, तीसरा है शिक्षण पद्धति का चयन, मूल्यांकन, उपकरणों की तैयारी और उपयोगी के बारे में निर्णय। पूर्व सक्रिय चरण में सुझाई गई गतिविधियां, पहले जैसे गोल्स उद्देश्यों का निर्धारण, सिखाई जाने वाली सामग्री का चयन, प्रस्तुतिकरण के लिए सामग्री के तत्वों का अनुशीलन और निर्देशात्मक पद्धति का चयन। इस प्रकार से आप देखिए इन सारी चीज़ों जो पूर्व सक्रिय चरण में सुझाई गई जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। जो मैंने लिखा है इन ध्यानपूर्वक इन गतिविधियों को फ्रेंड आप ध्यानपूर्वक अपनी कॉपी के अंदर लिख लीजिए। शिक्षण गतिविधियों का उपयोग कब और कैसे किया जाता है, इस प्रकार से ये गतिविधियां हो जाएगी फ्रेंड। ये गतिविधियां लिखने के पश्चात में जो नेक्स्ट हेडिंग आती है आपके, उस नेक्स्ट हेडिंग की ओर चलते हैं फ्रेंड। इंटरेक्टिव चरण, इंटरेक्टिव चरण है, इस इंटरेक्टिव चरण को भी आप लिख लीजिए। ये दूसरा चरण है, ये पूर्व सक्रिय चरण के दौरान बनाई जाने वाली योजना को निष्पादित या संदर्भित करता है। अध्यापन के अंतर सक्रिय चरण में शिक्षण में प्रवेश करने के लिए सभी गतिविधियों कक्षा में प्रवेश करने के लिए संयोजित किया जाता है। ये गतिविधियां कक्षा में सामग्री की प्रस्तुति से संबंधित है। इस प्रक्रिया में शिक्षण शिक्षार्थियों को मौखिक उत्तेजना या प्रदान करता है। ये उत्तेजना विभिन्न प्रकार की हो जाती है, जैसे प्रश्न पूछना, छात्रों की प्रतिक्रिया सुनना, मार्गदर्शन प्रदान करना, स्पष्टीकरण देना। इस प्रकार से सारी चीज़ें हो जाएंगी। अंतर सक्रिय चरण में सुझाई गई गतिविधियां, पहले जैसे कक्षा की स्थापना, कक्षा का आकार, छात्रों की मदद करने वाले मोड या छात्रों की समस्या बनाने की प्रवृत्ति, प्रभावशाली विशेषता का प्रदर्शन, जानने वालों की जानना या पढ़ना शुरू करना। इस प्रकार से सारी चीज़ें आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा फ्रेंड। आशा करता हूँ कि फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड। इस प्रकार से सारी चीज़ लिख लीजिए फ्रेंड। नेक्स्ट लिखते हैं, इसके पश्चात में जो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी उसकी ओर चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी पोस्ट एक्टिव चरण। ये शिक्षण का मूल्यांकन चरण है। ये तब होता है जब शिक्षण में कक्षा छोड़ दी जाती है और कक्षा में जो हुआ उसका एक नज़र डालने की कोशिश करता है। ये चरण निम्नलिखित गतिविधियों से संबंधित होता है। जैसे पहला है मूल्यांकन गतिविधियाँ। इन गतिविधियों को विभिन्न तरीके से किया जाता है, जैसे उदाहरण परीक्षण या कॉलेजन या प्रश्नों आदि की छात्रों की प्रतिक्रिया का अवलोकन करके। दूसरा है शिक्षण कार्य का सारांश, जो भी आपने शिक्षण कार्य दिया है उस शिक्षण कार्य का बच्चों से सारांश पूछकर गतिविधियाँ मूल्यांकन गतिविधियाँ आप कर सकते हैं। इसके अंदर योग करने के लिए शिक्षण शिक्षार्थियों से मौखिक रूप से या लिखित रूप से प्रश्न पूछता है। छात्रों में व्यवहार को जो भी उनके हासिल करने माता पिता या मूल्यांकन आदि से भाषा होता है। सक्रिय चरण में सुझाव गतिविधियाँ, तो सक्रिय चरण है उसके अंदर जो सुझाव गतिविधियाँ उसके बारे में जान लीजिए। परिवर्तन के सटीक आयाम शिक्षण के परिणाम स्वरूप हुए हैं। परीक्षण उपकरणों तकनीकों का चयन। नेक्स्ट है इसके अंदर संग्रहण, साक्ष्य में संदर्भ में रणनीतियों को बढ़ाना। इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ लिख लेनी फ्रेंड। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो घंटे वाला आइकन है उसको ऑन कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखते रहने लगे आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।